नमस्ते, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सीरीज में एक और चैप्टर पे हम बात करेंगे। और पिछले 2 महीने से हम लगातार जो है अलग अलग एक्सपर्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, किस तरीके से इसमें क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। और अभी तक हमने कई सारे एक्सपर्ट के ओपिनियन आपके सामने लेकर करके आए हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवाना चाहता हूँ। पहली गेस्ट हमारे नाज खैर मैम हैं। शी इज एडुकेशनिस्ट हैं एंड वो पासमानदा बहुजन इंटेलेक्चुअल हैं। वो पसमानदा और बहुजन के मुद्दे पे लगातार लिखते रहते हैं। दूसरे गेस्ट जो हैं वो हमारे प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी हैं। नरेंद्र कुमार जैन पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी में प्रोफेसर हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत एक 2018 में इंटरेस्टिंग बुक लिखी थी और वो बुक बहुत ज्यादा फेमस है और उस बुक को पढ़ना चाहिए। आई थिंक उस बुक का नाम जो डॉक्टर अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी, वो काफी इंटरेस्टिंग बुक है। वो बुक अगर नहीं पढ़े तो उस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। और जो तीसरी हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मनीषा बांगर, शी इज सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तीनों का इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक और चर्चा पे आप तीनों का स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला सवाल जो है नाज खैर मैम से पूछना चाहूंगा कि हमने लगातार पिछले 6-7 एपिसोड में 6-7 डिस्कशन में ये पाया है कि किसी भी सूरत में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुजन पासमानदा के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं है। आपने ये ड्राफ्ट पढ़ा है, आपने ये पॉलिसी पढ़ी है, आप पहला इंप्रेशन क्या है इस ड्राफ्ट को लेकर के? शुक्रिया। मैंने इस पॉलिसी का अध्ययन किया है और जो एक डिसअपॉइंटिंग एक जो फीचर हमने देखा है इस पॉलिसी में और एम्फेसिस देखा है वो ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को के साथ टैम्पर किया गया है। और आज सवेरे ही मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट को मैं दोबारा देख रही थी और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं और ये एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद देश ने हासिल किया है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के हित में नहीं है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक जो कंपोनेंट है उस पर एम्फेसिस है इस एक्ट के अंदर और जिसकी ज़रूरत भी है। और ख़ास करके जो बहुजन तबका है उसको ये चीज़ ज़रूरत है कि जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका जो एकेडमिक कंपोनेंट हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। और इस एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार कानून जो है 2009 का, इसके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिक रहे हैं जब ये एक्ट आया। एक्ट आने से पहले भी उनकी काफ़ी मोबिलाइजेशन हमने देखा और पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक सीरियसनेस आया। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम जो है टीचर्स का, टीचर एजुकेटर्स का, सब में बहुत सीरियसनेस हमने देखा है इस एक्ट को लेकर के। और क्योंकि हम आगे बढ़ रहे थे, ये एक बहुत बड़ा कदम था स्कूल एजुकेशन के लिहाज से कि हम क्वालिटेटिवली और एक बहुत कॉन्क्रीट टर्म्स के साथ और एक बहुत इलेबोरेट एक्ट जो एक तरह से उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन से एक बहुत एफिशिएंटली हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम को हम चला सकते हैं।
और ये राइट्स, ये चाइल्ड राइट्स बेस्ड ये एक्ट है। और इसके जितने भी आप प्रोविजंस देखेंगे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो ये है कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसको हर बच्चे को एक नेबरहुड स्कूल प्रोवाइड करना है। और उसके बाद ये है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल्स आपको इसमें मिलेगा इस एक्ट में। और इसमें रिकग्निशन से पहले उनको नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जो डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, उसको पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद ही उनको रिकग्निशन मिलेगा। और जिन लोगों ने, जिनके पास वो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स अभी नहीं हैं, उनको वो सारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है विद इन अ टाइम फ्रेम। तो ये सारी बातें, और फिर ड्यूटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ड्यूटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, टीचर्स के ड्यूटीज़ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड है इसमें। और जो पेरेंट्स टीचर्स रेशियो है, कितने टीचर्स की ज़रूरत है क्लासेस 1 to 5 में, 6 to 8 में, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूलिंग के लिए इस एक्ट को पास किया गया है। तो क्लास 8 तक इस एक्ट में बात की गई है। और उसके अलावा जो आपके जो स्कूल बिल्डिंग को लेकर के ऑल वेदर स्कूल बिल्डिंग है की बात की गई है, वाटर एंड सैनिटेशन, टॉयलेट्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, हर चीज़ का प्रोविज़न इस एक्ट में है। कुछ कमियां भी ज़रूर है, लेकिन इसमें जो बहुत एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये 60 से 70 साल की लड़ाई के बाद इस देश ने इस एक्ट को हासिल किया है। और जितने भी मेजर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अब वो जो इनोवेशंस हैं अब वो लीगली एनफोर्सेबल हैं, वो अब एक्ट के अंदर आ गया है। और एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया है। अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं इस एक्ट के सिग्निफिकेंस को और समझने के लिए, इस एक्ट के महत्व को और समझने के लिए, तो कोठारी कमीशन रिपोर्ट में हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। कोठारी कमीशन रिपोर्ट, जैसे आपको पता है, 1966 का रिपोर्ट है। और ये आज़ादी के बाद ये पहला एजुकेशनल रिपोर्ट तैयार हुआ था। और इसमें जो पूरा जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, मैं ख़ास करके मैं स्कूल एजुकेशन पर फोकस करूँगी, इसमें जो बात की गई है, तो उसमें जो सिचुएशन था अराउंड इंडिपेंडेंस, तो उसमें ये देखा गया था कि जो तबका पढ़ाई कर रहा था वो ज़्यादातर सवर्ण तबका था, और जो तबका शिक्षा के क्षेत्र से बाहर था वो ज़्यादातर बहुजन तबका था, वो वर्किंग क्लास था। और एक डिस्टिंक्शन बना हुआ था इन सोसाइटी कि एजुकेशन एक अलग क्षेत्र है और वर्क एक अलग क्षेत्र है, और जो बहुजन है वो वर्किंग क्लास है, तो वो वर्क के साथ जुड़ा हुआ था, और जो सवर्ण है वो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस तरह के डिविजन्स थे। और उसके बाद फिर कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स थे, मिशनरी स्कूल्स थे, और फिर हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था। लेकिन हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम जो था वो क्वालिटेटिवली प्राइवेट स्कूल सिस्टम से कमज़ोर था। प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो था उसमें जो अच्छे घर के जो बच्चे हैं वो जा सकते थे, क्योंकि उसमें फीस था, और बाकी नहीं जा सकते। तो ये सारे मुद्दे थे। और एक तरह से बहुत ही अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें बहुजन बाहर था, एजुकेशन सिस्टम के बाहर था, प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था। तो और फिर इकट्ठे वो नहीं थे, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे थे, ज़्यादातर सवर्ण थे और बहुजन बाहर था। तो फिर ये सोच बनी थी कि फिर जो कोठारी कमीशन के जो रिपोर्ट में हमने जो रिकमेंडेशन आया वो ये था कि नहीं, हमें सबको एक साथ लेकर के जाना है, लेकर के चलना है। और कोठारी कमीशन रिपोर्ट ने ये कहा कि हमें
ऐसा एक एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, एक कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन की बात कोठारी कमीशन रिपोर्ट में आया है। और कॉमन स्कूल सिस्टम का जो सोच है उसमें ये है कि सारे बच्चे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति के हो, कैसे भी हो, जितने भी बच्चे ऐसे हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होगा, कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होगा, उसमें वो जाएंगे, पढ़ेंगे। तो इससे ये होगा कि वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। और इससे जो ये है कि एक सोशल इंटीग्रेशन जिसकी कमी है वो बनेगा, नेशनल इंटीग्रेशन बनेगा। और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो समाज में उस वक्त दिख रहा था, क्योंकि जो अच्छे बच्चे थे, वो जो अच्छे घर के थे, वो अच्छे स्कूल में जा रहे थे और उनकी अच्छी ज़िंदगी बन रही, तो इस तरह के इनइक्वालिटीज़ थे। लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम जो है उसमें जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो प्राइवेट स्कूल की तरफ जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन वो बन जाएगा हमारे देश के अंदर। तो ये सोच थी। और लेकिन इसको आने में, और ये था कि उस वक्त जो एजुकेशन था वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, आर्टिकल 45 में था, तो वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं था। उसमें कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई है अप टू फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन लीगली एनफोर्सेबल नहीं था। तो कोठारी कमीशन ने फिर में जो रिकमेंडेशन था और जो इंटेंट था और जो गोल्स तैयार हुए थे वो ये था कि बाय 1975-76 the education system of the country will provide good and effective schooling of 5 years by 1975-76 and by of 7 years by 1985-86। लेकिन जब NEP 1986 में इसका रिव्यू हुआ तो ये देखा गया कि 60% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे, प्रयास हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो एजुकेशन सिस्टम में उसमें एक्सपेंशन हुआ था, स्कूल्स बने, गुड क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद, और गोल्स सेट हुए, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि बिटवीन क्लास टू 1-5 60% चिल्ड्रन ड्रॉप आउट हो गए, एंड बिटवीन 1 to class 8 1951 से लेकर के 1985-86 में 75% चिल्ड्रन ड्रॉप आउट हो गए। तो मतलब ये आसान काम नहीं था जो कॉमन स्कूल सिस्टम एक बनाना ऑफ पब्लिक एजुकेशन, लेकिन प्रयास है उसके बाद फिर और तेज़ी से होने लगी, और बहुत इस काम के साथ बहुत लोग जुड़े, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी आया, बहुत इनोवेशंस में, लेकिन ये देखा गया कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर नॉन फॉर्मल स्कूलिंग का, अल्टरनेटिव स्कूलिंग का वो तैयार हो गया। गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर पैरा टीचर्स आ गए, तो एक तरह से बहुत अनकंट्रोल्ड सिस्टम, और जिस तरह से गवर्नमेंट सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना था वो नहीं हो पा रहा था। तो 2002 में और चाइल्ड लेबर भी साथ साथ चल रहा था, तो बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ना भी एक बड़ा समस्या था। तो लेकिन फिर ये लड़ाई चलती रही, और 2002 में राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years ये एक फंडामेंटल राइट बन गया। और उसके बाद इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बना, जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रही थी कि ये बहुत ही एक अच्छा कानून है, और जिसके साथ NEP 2020 टैम्पर करता है। और 2012 में इस एक्ट के पास होने के बाद 2012 में यूनियन कैबिनेट ने जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट उसको अप्रूव किया, जिसमें ब्लैंकेट बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 years of age
इसका प्रोविजन, और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एक एक्ट, शिक्षा का अधिकार एक्ट आ गया था फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बैन के लिए यूनियन कैबिनेट तैयार हो गया था, अप्रूव कर दिया था, और 10 साल फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसमें चूंकि इतने स्टेट्स शामिल हैं, सबको इसके साथ जोड़ना, वो अपने स्टेट रूल्स बनाएंगे, उनको पुश करते रहना, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, स्टेट्स को अपना रूल्स बना था, राइट टू एजुकेशन रूल्स बनाना था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है हर स्टेट के अंदर, तो वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए उनको अपना रूल बनाना था। तो ये सारे प्रक्रिया काफ़ी थे, और लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस था, और एक सीरियसनेस आ गया था एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो मैंने पहले भी कहा था, और बहुत क्लियर था, एक क्लियर मैंडेट था, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, राइट्स, सब चीज़ डिफाइन और ठीक चल रहा था। ये अलग बात है कि 10 साल के बाद भी कंप्लायंस हमने 10% ही देखा, लेकिन फिर ये है कि ये जो है ये एक इनिशियल फेज था, और जैसे और एडवोकेसी होती, और काफ़ी सिविल सोसाइटी में भी फोरम्स हैं जो कॉन्स्टेंटली राइट टू एजुकेशन एक्ट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही है। हम बहुजनों को भी कोशिश करना चाहिए कि हमारा भी एक ऐसा फोरम बने, और हम और हम मॉनिटर करते रहें और इवैल्यूएट करते रहें कि कैसा ये इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये सारी बातें थी चल रही थी, तभी NEP 2020 का इंट्रोडक्शन हुआ, और NEP 2020 ने जो कुछ प्रोविजंस, जो पॉलिसी डायरेक्शंस उसमें हम देखते हैं, वो सीधे तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट को डाइल्यूट करता है। कैसे डाइल्यूट करता है? एक्सक्यूज मी। एक तो ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जैसे मैंने पहले बताया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रोविजन है कि हर बच्चे को एक नेबरहुड स्कूल, एक फिजिकल स्कूल देना जरूरी है एजुकेशन सिस्टम को। कि जो स्मॉल स्कूल्स हैं, खास तौर पर जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे जो हैबिटेट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी कम है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्मॉल स्कूल्स मिलेंगे ट्राइबल एरियाज में। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी हैबिटेशंस जो है वो स्कैटर्ड है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, तो आपको स्मॉल स्कूल्स मिलेंगे। लेकिन अगर नेबरहुड स्कूल बच्चे को नहीं मिलता है तो एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। और लेकिन जो NEP 2020 इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो इसको मैंडेटरी बना दिया है कि नहीं, आपको जितने भी छोटा हो हैबिटेट, चाहे बहुत ही कम बच्चे हो, फिर भी आपको एक नेबरहुड स्कूल उस बच्चे को देना है, और ये अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इस चीज़ को डाइल्यूट कर दिया है NEP 2020 में, और स्कूल रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बात हो रही है। उसमें ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि परेशानी आ जाती है एक छोटे से स्कूल में, जहाँ पे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, उसी में कुछ बच्चे हैं और हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स हमें देना पड़ेगा, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है। तो वो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और उनका कहना है वहाँ पे रिसोर्सेज होगा, और वो टीचर्स जो हैं वो एक तरह से सर्विस करेंगे ये सारे जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो उस क्लस्टर के साथ या उस कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े हुए होंगे। लेकिन हमने फील्ड में देखा है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये कहने के लिए है, ये आपने लिख दिया है, थियोरी में ये सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नहीं होता है। वो टीचर किसी रोज आप जानते हैं कि टीचर एब्सेंटिज्म का एक प्रॉब्लम है ही, और उसके बाद ये पूरे चीज को कोऑर्डिनेट करना कि टीचर वो सारे, और हैबिटेट्स भी जो है वो बहुत स्कैटर्ड है, डिस्टेंस पे है,
टीचर को टाइमली पहुंचना उन स्कूल्स में और पढ़ाना, फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना, जितने भी स्कूल्स हैं उस क्लस्टर में, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कहने के लिए सही है, लेकिन ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं है। और जितना भी इस तरह के प्रयास हुए हैं अभी रिसेंट पास्ट में स्कूल रैशनलाइजेशन के, और जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया, हजारों में स्कूल्स को बंद कर दिया गया, और जिससे ट्राइबल एरियाज में स्कूल स्टूडेंट्स काफी प्रभावित हुए, और जहां जहां भी ये बंद हुआ बच्चे प्रभावित हुए, ये देखा गया। और उसके बाद फिर प्रेशर डाला गया सरकार के ऊपर और वापस गवर्नमेंट स्कूल्स को खोला गया। तो मतलब ये एक एक्सपीरियंस सरकार का खुद का भी रहा है कि स्कूल रैशनलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रोविजन नेबरहुड स्कूल्स का, उसको डाइल्यूट करता है NEP 2020। और इसमें जो हमारा जो गोल है सोशल इंटीग्रेशन का, वो कैसे होगा? तो उसमें ये है कि जो जितने और इसमें ये NEP 2020 ये भी कहती है कि जहाँ पे बिल्कुल ही मुश्किल होगा स्कूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए, वहाँ पे ODL मोड से पढ़ाई होगी और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई होगी। तो और वो ज्यादातर उनका मानना है कि ये ट्राइबल क्षेत्र में ODL हमें करना होगा, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल होगा स्कूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए। जबकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है, चाहे जैसा भी हैबिटेट हो, रिमोट एरिया में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपको स्कूल देना है बच्चे को, फिजिकल स्कूल एक बच्चे को देना है, ODL मोड वगैरह। और उसके बाद ये भी है कि फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स भी आप चला सकते हैं। आप मतलब हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया है इस लेवल पर कि आपको पढ़ाना है बच्चों को। और ये सेंस है, और ये इन लेटर भी NEP एक्ट में हम देखते हैं। जो बिल्कुल ही जो हमारा सोशल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के जो गोल्स हैं, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजन को भी वायलेट करता है। और उसके बाद टीचर्स का अगर आप देखते हैं, टीचर्स में आप देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सारे पैरा टीचर्स जितने भी हैं सबको खत्म कर दिया गया है, और सिर्फ ग्रेजुएट ट्रेन्ड टेट क्वालिफाइड टीचर्स ही पढ़ाएंगे। लेकिन NEP एक्ट ने इसको भी डाइल्यूट कर दिया है। और इसमें यह है कि चाइल्ड ट्यूटर्स की बात भी की गई है, पीयर टू पीयर लर्निंग में, अंडर टीचर सुपरविजन, फिर वॉलंटियर्स पढ़ा सकते हैं, सीनियर सिटीजन पढ़ा सकते हैं, एलुमनाई पढ़ा सकते हैं, और टीचर्स भी होंगे, लेकिन ये लोग भी हैं। जबकि ये सब बिल्कुल ही काम नहीं किया था। जो प्री RTE फेज जो हमने देखा था, उसमें जो एक सिस्टम तैयार हुआ था, वो हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को अगर मजबूत बनाना था, तो ये सब जो मेजर्स थे उसको खत्म करना था, और एक बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत क्वालिटेटिवली हमें प्रोसीड करना था, और उसमें ये सब चीज को खत्म कर दिया गया था। और दूसरा जो पिछले वाले पॉइंट में स्कूल जो NEP 2020 है, NEP 2020 ने फिर से अल्टरनेटिव स्कूलिंग, नॉन फॉर्मल स्कूलिंग सबको वापस वो ले आए हैं। जबकि उसमें RTE एक्ट में उसको खत्म कर दिया गया था, पूरा फोकस पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पर कर दिया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें अब दोबारा नॉन फॉर्मल स्कूलिंग, अल्टरनेटिव स्कूलिंग, फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स, और फिर कोई पाबंदी इनके ऊपर नहीं है प्राइवेट स्कूल्स पर। उसमें बहुत तरह के थे कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, उनको भी फॉलो करना है। सारे नॉर्म, प्लेग्राउंड के, लाइब्रेरी के, टॉयलेट्स के, ड्रिंकिंग वाटर के, जो टीचर पेरेंट टीचर रेशियो, हर चीज, जितने भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में, वही प्राइवेट स्कूल सिस्टम में भी होंगे। जो प्राइवेट स्कूल इसको नहीं कर पाएगा तो उसको डी रिकग्नाइज किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू करेंगे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो उनके ऊपर पेनल्टीज भी थे। तो लेकिन अब ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत रिलैक्स कर दिया है ये सारी चीजें, और जरूरी नहीं है कि वो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इस तरह की बात उसमें आया है। फिर आप देखेंगे कि करिकुलम को भी लाइट एंड टाइट कर दिया गया।
मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा बिकॉज आपने कई सारे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। डिमांड्स को क्लियर करा कि क्या एक्सपेक्टेड था एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से और क्या हमें मिला। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।